बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 12th क्लास का एक मॉडल सेट जो था, मॉडल सेट नंबर 5, वो मैंने नहीं करवाया था और मैंने सोचा था कि बच्चे खुद उसको कर लेंगे, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट मुझे मिले हैं कि नहीं सर, मॉडल सेट जो पेपर 5 था, है ना, मॉडल क्वेश्चन सेट 5, वो आप करवा दीजिए। तो चलिए मैं आपको आज सॉल्व करवाता हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 5। तो शुरू करते हैं अपनी कक्षा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इफ अ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इट मींस दैट द बॉडी हैज। तो आपको पता है कि जब हम दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है। जहां तक प्रोटॉन की बात है तो प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता है, 1839 टाइम्स या 1837 टाइम्स या 1840 टाइम्स। अलग अलग बुक में अलग अलग जिक्र है इसका। तो कुल मिला के प्रोटॉन कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। ट्रेवल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन वैसे भी न्यूक्लियस में वहां से निकल नहीं सकता है, वहां बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो बाउंडेड होता है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो यहां पर भी जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जो लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर एज। यहां पे आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहला जो आप देख रहे हैं उसमें क्या है कि ठीक है, अंदर तो हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने लायक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा स्फीयर पे जो है ना वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो एंगल होता है, सरफेस पे जो एंगल होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक सरफेस है ना, अगर ये मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये हमेशा। तो देखिए ये इस केस में भी आपका जो है 90 नहीं हो रहा है, लेकिन जो 4th नंबर है ये है ना, यहां से ये जो चला गया है ये एंगल कितना का है? 90 का है। बाकी दो केसेस तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो दो केस तो बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट वाला जो आपका है वो सही क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सरफेस है उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, विच मीन्स 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। अब क्यों हो गया डी ये आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। बाहर निकले या अंदर जाए वो 90 ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। अब क्यूब के अंदर बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख दिया गया है। तो आपको पता है अगर एक फेस से पूछता, ये हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है कि अगर एक फेस से पूछता तो हम क्या करते, चूंकि 6 फेस होते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फेस का पूछता तो हम 1/6 कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक फेस का पूछा नहीं है, पूरा का पूछा है, तो पूरा का सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 3 का A, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमेशा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर एक फेस का पूछता, याद रखिए अगर हमसे एक फेस का पूछा जाए, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस का एरिया इक्वल होता है, तो अगर हमसे एक फेस का पूछता तो हम वहां पे फिर एक फेस के लिए कर देते Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 6 फेस से कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो हमको पता है कैपेसिटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। तो एरिया पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो पहला है एरिया ऑफ प्लेट्स, तो आंसर डिपेंड करता है। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, आपको पता है कि अगर बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है, यानी प्लेट्स के बीच में कुछ डालते हैं तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्टेंस पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटेंस घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, लेकिन प्लेटों की धातु यानी कि मेटल ऑफ द प्लेट्स इस पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस धातु का बना है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कुल मिला के हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो बी पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is not the property of equipotential surface? आपने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। पहला, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि पोटेंशियल सबका बराबर है, और अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो फिर दोनों का पोटेंशियल क्या होता है। अगर मेरे पास दो सरफेस है, एक सरफेस यहाँ है, एक सरफेस ऊपर है, अगर ये दोनों क्रॉस कर जाए तो पोटेंशियल फिर बराबर नहीं रह जाता है। हर एक का पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे बराबर होना चाहिए, इसलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। दूसरा लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज जीरो। वेरी गुड, सही है। वहां पे हमको पता है कि हम कुछ वर्क डन भी करते हैं तो वहां पे वर्क डन जीरो ही होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल हर एक पॉइंट का सेम होता है। तो वहां पे ये जो करेक्ट है बी ऑप्शन जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो, तो ये भी सही कथन है। सी में क्या है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और फोर्थ है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर वहां पे प्लेन की बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे V सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, हर एक जगह सेम है, और सभी लाइंस को आप मिलाइएगा तो आपको एक प्लेन मिल जाएगा। एक आप यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर नहीं मिलेगा, प्लेन मिलेगा। तो ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है। इसका मतलब 5 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक प्लेन मिलेगा, ना कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, ओके। छठा क्या है, 3 चार्जेस प्लस 3q प्लस q एंड कैपिटल Q are placed on a straight line with equal separation. In order to make the net force on Q to be 0, the value of Q. हमारे पास 3 चार्ज यहाँ पे दिया गया है, एक है हमारे पास प्लस 3q, एक है प्लस q और एक हमारे पास q है। बोला गया है सभी का डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल है, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आंसर है कि प्लस q पर ये फोर्स लगा रहा है, तो ये किस साइड फोर्स लगा रहा है, तो आंसर है कि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, है ना। तो आंसर है कि ये भी अगर उतना ही फोर्स है इसको इधर रिपेल कर दे तो इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और ज्यादा कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं है, बाई कैलकुलेशन भी आप निकाल सकते हैं, बट आप सिंपली सोच सकते हैं कि ये अगर प्लस 3q है और ये नेट फोर्स इधर लगा रहा है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होना चाहिए, विच मीन्स यहाँ का फोर्स, यहाँ का जो चार्ज है वो भी प्लस 3q होगा, तो ये लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला भी आपका प्लस 3q होना चाहिए, और होगा ही। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F = 1/4πε0 q1 q2/r² से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लस 3q होगा, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट, वो बैलेंस कर जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If a sphere of bad conductor is given charge, then it is distributed on. अगर एक बैड कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो वो जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा। तो आंसर है कि बैड कंडक्टर हो या गुड कंडक्टर हो, है तो कंडक्टर। अगर यहाँ पे बैड कंडक्टर की जगह इंसुलेटर लिख देता तो बात को समझ में आती, लेकिन यहाँ पे बैड कंडक्टर लिखा हुआ है, तो कंडक्टर है, चलिए पुअर कंडक्टर, लेकिन है तो कंडक्टर ही, वो गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है। तो कंडक्टर के केस में हमेशा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 का ए होना चाहिए, सरफेस, है ना। तो ये सरफेस हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि इसका आंसर 7 का डी होना चाहिए, नन ऑफ दिस, लेकिन यहाँ बैड कंडक्टर का मतलब आपको इंसुलेटर नहीं समझ लेना है, बैड कंडक्टर है तो कंडक्टर ही, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरफेस होगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, है ना, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोगों को पता है।
अब यहां पे सिंपल सी बात है कि एप्सिलॉन नॉट के कंपैरिजन में ये जो एप्सिलॉन होता है मेटल का, ये बहुत हाई होता है, यानी कुल मिला के ये नेग्लिजिबल हो जाता है उस समय एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एप्सिलॉन नॉट नेग्लिजिबल हो जाए, लगभग जीरो हो जाए, तो ये हम बोलेंगे अप्रॉक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये अगर नीचे जीरो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मेटल के लिए यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि 8 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इनफाइनाइट, यानी कि सी। फिर से इसको समझ लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और एप्सिलॉन नॉट से कहीं ज्यादा वैल्यू एप्सिलॉन की होती है फॉर मेटल। तो एप्सिलॉन के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इसका जो रेशियो होगा वो इनफाइनाइट आएगा, है ना। नेग्लिजिबल मतलब लगभग जीरो हो जाना, और आप पता है डिनोमिनेटर में अगर लगभग जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू लगभग इनफाइनाइट आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर इनफाइनाइट है। 9 नंबर, चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी कैसा भी हो उसका यूनिट आपको पता है जूल ही होना है। तो यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल होगा। तो जूल इज द करेक्ट आंसर, विच मींस 9 का ए, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If a positive charge is moved from lower potential to higher potential region, the electric potential energy का क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, आप वर्क डन कर रहे हैं और वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो जहां भी आप ले जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, यानी कि 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि आपने पढ़ा है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं कि लोअर से हम हायर की तरफ ले जा रहे हैं किसको, चार्ज को, तो वहां पे चार्ज बढ़ रहा है, और अगर चार्ज बढ़ रहा है तो वहां का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, है ना। बिल्कुल ओके। अब आते हैं हम 11 नंबर। तो पहले मैं इसको रब कर लूं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 है A force of 4 न्यूटन is acting between two charges in air। हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक हमारे पास चार्ज है Q1 और एक चार्ज हमारे पास है Q2, है ना। ये एयर में रखा हुआ है, तो इसके बीच का जो फोर्स है वो लग रहा है F = 4 न्यूटन, है ना। अब कहा जाता है कि अगर ये दोनों को जो बीच का स्पेस है वो फिलहाल हवा है, लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर एक क्या भर दिया जाए, ग्लास भर दिया जाए, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 8 दिया हुआ, तो नया फोर्स क्या होगा हमें ये निकालना है। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं कि ये हमारा जो है पहले कंडीशन में F1 कितना, 4 न्यूटन है। तो F1 जो हमारे पास होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², जिसकी वैल्यू आपको 4 न्यूटन दी गई है। अब कहा गया है दोनों के बीच में हम क्या भर देते हैं, ग्लास। तो जो नया फोर्स हो जाएगा हमारा F2 वो कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट नहीं रहा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, अब वहां पे सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। अब ये हो गया Q1 Q2 अपॉन r², ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां से देखिए बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि K या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r²। अब बहुत सिंपल हो गया, F1 F2 को आप डिवाइड मार दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड मार दूं तो F1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और नीचे हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, है ना, Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कंप्लीट कैंसिल। तो F1/F2 कितना आ जाता है आपका, ये एप्सिलॉन कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर आ गया एप्सिलॉन r। हमें तो F2 चाहिए, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा F1 अपॉन एप्सिलॉन r, और F1 आपका कितना था 4 न्यूटन, और एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8। तो यहां से 4 2 8, यानी हाफ न्यूटन, हाफ मतलब 0.5 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर है 0.5 न्यूटन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड। बड़ा सबको पता है कि इनसाइड अ सॉलिनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रांग होता है।
आपको पता है सोलेनॉइड का केस क्या होता है भाई। तो सोलेनॉइड के केस में ये अगर आपका एक सोलेनॉइड है ना, ओके, तो यहाँ पे जो बाहर से जो होता है ना, ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना, ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड होता है इन केस, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, है ना। लेकिन अंदर में ये सारा कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ये सारा। तो इन केस हम बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा अंदर में यूनिफॉर्म और स्ट्रांग रहता है। तो सोलेनॉइड के केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है वो क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग। तो यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग कहां पे है भाई, ऑप्शन नंबर ए में। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वन गॉस किसके बराबर होता है। तो हमने पढ़ा है 1 टेस्ला, है ना, आपको पता होगा कि 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है ना। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर 10⁴ गॉस जो है वो अगर 1 टेस्ला के बराबर है तो 1 गॉस कितना हो जाएगा, 1/10⁴ टेस्ला, यानी कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला, जो कि है 13 का सी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। द एंगल्स ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर। पोल्स पे सबको पता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा है कि पोल्स पे एंगल ऑफ डीप 90 होता है, इक्वेटर पे 0 होता है। तो जहां पे आपको 90 और 0 दिख जाए वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी हमने ऑलरेडी किया है, शायद सेट 3 में किया हो या सेट 4 में किया हो, कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकंड करंट गेट्स इट्स स्टडी वैल्यू। सही बात है, कुछ सेकंड के बाद ही करंट की स्टडी वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि पहले वो स्टार्ट में अचानक से बहुत ज्यादा करंट खींचता है, यानी कि स्लाइटली हायर देन स्टडी करंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ये पहले भी हमने करा है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रिक हीटर को करंट करते हैं तो पहले वो जो करंट लेता है वो स्टडी करंट से कुछ ज्यादा ही लेता है, बाद में वो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा, जब हम घर में पैंट शर्ट या कुछ भी आयरन करना चाहते हैं, इस्त्री करना चाहते हैं, तो जब हम लगाते हैं तो पहले वो करंट बहुत ज्यादा खींचता है, बाद में वो करंट स्टडी हो जाती है। ठीक है, कैसे आप इसको देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। घर में आयरन का जो आपका प्लग होता है उसको सॉकेट में लगाइए और जैसे इसको ऑन करिएगा देखिएगा थोड़ा सा वहां पे फ्लक्चुएट करता है। आपका जो भी वहां पे एलईडी जल रहा हो, सीएफएल जल रहा हो, वो देखिएगा फ्लक्चुएट करता है। जैसे आप ऑन करते हैं वैसे ही, तो फिर बाद में वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, वो स्टडी हो जाता है अपना। तो कुल मिला के स्टार्ट में वो क्या करता है, स्लाइटली हायर या स्लाइटली मोर देन द स्टडी करंट वो लेता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है स्लाइटली हायर। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 15 ऑप्शन नंबर बी। 16 क्या है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन करंट सभी में एक जैसा जाता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को बताने के लिए मुझे सबसे पहले इसको रब करना होगा, तो मैं मिलता हूं इसको रब करके। क्वेश्चन नंबर 17 है कि a cell having an EMF E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। बड़ा सिंपल है, हमको V और R का ग्राफ यहाँ पे बना देना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा बनेगा कैसे। उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक सेल से, है ना, एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है, यहाँ पे की है। ओके, ये जो बन गया आपका, है ना, ये आपका हो गया E और ये स्मॉल r, ये कैपिटल R। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको पता है कि हम लोग जो यहाँ पे क्या निकालते हैं, करंट, है ना। करंट का जो वैल्यू आता है यहाँ पे
वो होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये वैल्यू आती है किसकी? ये वैल्यू किसकी आती है? करंट की। कैसे आती है वो आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये सीरीज में है तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, कौन सा? केवीएल, यानी कि किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल। और फिर आप ये एक्सप्रेशन ले आइएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, है ना। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें यहाँ चाहिए किसके बीच में? V और R के बीच में, ठीक है। तो मुझे यहाँ V चाहिए। तो V क्या होता है भाई? तो V हमारा जो होता है, V होता है हमारा I R, और I कितना है? I है E अपॉन R प्लस R, साथ में R यहाँ पे आ जाता है। अब इस R को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? E अपॉन R प्लस R अपॉन R, ये बन जाएगा। बड़ा सिंपल है। अब ये हो जाएगा E अपॉन R अपॉन R 1 प्लस R अपॉन R, ठीक है। तो देखिए V का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, V का वो क्या आ गया है? E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, किसी सेट में था 3 या 4 या 2 में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर R की वैल्यू, यहाँ पे when अगर R की वैल्यू 0 कर दी जाए तो ये 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस R अपॉन 0, 0 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो V की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन, है ना, लेकिन अगर R को मैं इनफाइनाइट कर दूं, R को इनफाइनाइट कर दूं, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 0, है ना। तो R को अगर इनफाइनाइट कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट ये 0 हो जाएगा। R अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो V की वैल्यू E आ जाएगी। V की वैल्यू E आ जाएगी। यानी जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब V E के बराबर हो जाएगा। R बढ़ते जाएगा लेकिन V जो है वो E के बराबर हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। सैचुरेशन पॉइंट पे हम आ जाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो बड़ा सिंपल है, आपका वहां ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा सिर्फ मैं इसको समझा दूं कि R जब 0 है तो V 0 है, तो यहाँ पे ये वाला आपका है R के लिए, ये आपका है V के लिए। R 0 V 0। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये बढ़ते जाएगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा? अब ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे V जो है वो E के बराबर हो गया, है ना। तो अब क्या होगा? R को आप कितना भी बढ़ा दीजिए, V जो है वो E के बराबर है, वो अब ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि R आप इनफाइनाइट भी कर देते तो V की वैल्यू E ही आ जाती है। तो कुल मिला के ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये ग्राफ आपको दिख रहा है किस ऑप्शन में? तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, है ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था कि अगर R 0 है तो V क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, है ना, तो ये 0, और अगर R इनफाइनाइट है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो E अपॉन 1 E हो जाता है, तो V E के बराबर हो जाता है। तो ये ग्राफ आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n cells we obtain। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं? मोर वोल्टेज मोर करंट, लेस वोल्टेज लेस करंट। बड़ा सिंपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है हमारे पास I का जो फॉर्मूला है करंट का, वो है V अपॉन R। आप बिल्कुल, आपको पता है ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? एक जैसा रहता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एक जैसा रहता है, यानी कि V नहीं चेंज होगा, तो ये तो V तो हमारा कांस्टेंट हो गया। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि अगर हम 1 ओम और 1 ओम का 2 रेजिस्टेंस लेके आए तो पैरेलल में जोड़े, उसका इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है और V आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा, यानी R के घटने से I बढ़ जाएगा। तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा? मोर करंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोर करंट, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी पहले से हम लोगों ने ऑलरेडी किया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर हम इंटरचेंज करते तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होना है, वहां भी नो डिफ्लेक्शन ही आना है, तो नॉट चेंज वाली बात आती है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो पहले का वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है नॉट चेंज, यानी कि बी। तो
तो 19 का भी आपका बी करेक्ट आंसर है। 20 द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ये भी हम लोग ऑलरेडी कर रखा था कि कॉपर का हम पतला तार ले, मोटा तार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबा तार ले, छोटा तार ले, नाटा तार ले, बूटा तार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी को एरिया और लेंथ से कोई मतलब नहीं है, वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों कॉपर का ही है तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो सेम रह जाएगा 20 का सी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 21 ये भी हमने ऑलरेडी किया, ये भी पहले के पेपर में था। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन, आपको पता है ये नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, पहले भी मैंने कहा यूरिका मैंगनीन को हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, फिर से इसको रब कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? Current flows through uniform square frames as shown in the figure, in which case is the magnetic field at the center of the frame not zero? जीरो नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल है, पहला फिगर तो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं उसको अच्छे से थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस केस में आपको दिख रहा है कि ये एक करंट जो है ना, ये एक करंट जो है ये आ रहा है, तो ये करंट आ रहा है और ये करंट जा रहा है। इसको मैं ड्रॉ करूं ऐसे करके और अच्छे से, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। तो कुल मिला के जो आपका सेंटर पे है ना, सेंटर पे यहां पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है, तो यहाँ तो आपको जीरो मिल ही जाना है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो नेट यहाँ पे जीरो मिलेगा करंट आपको। क्यों? आ रहा डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो आपको जीरो मिल जाएगा, प्लस माइनस नेट जीरो। लेकिन अच्छा, सेकंड केस में देखते हैं बी। बी में क्या है भाई? तो बी में फिर से देखिए, है ना, बी में जो हमारे पास है क्या है, बी में है ये, फिर से देखिए ये आ रहा है और ये फिर जा रहा है ना, और कहां से जा रहा है? सेंटर से ही जा रहा है। यहां भी क्या है? सेंटर से ही, दोनों में। तो ए और बी दोनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो ही होना है, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में भी जीरो है, इस केस में भी जीरो है। किस केस में जीरो नहीं है? तो ए बी हो गया। सी हम देखते हैं, सी क्या है? तो सी हमारे पास ये है, ये हमारे पास सी है। अब इसमें देखिए डायरेक्शन क्या है, यहां से डायरेक्शन क्या है, इसके लिए भी डायरेक्शन, इसके लिए, दोनों के लिए डायरेक्शन सेम है। और अगर सेम डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। लेकिन जो फोर्थ केस हमारा है वापस, इसमें क्या है देखिए, इसमें एक एरो इधर है और ये एरो इधर है ना। तो इसमें करंट यहां जाएगा, यहां से इधर जाएगा, इसमें करंट एरो इधर है ना, यहां जाएगा फिर यहां है, देखिए ऑपोजिट हो गया ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों सेंटर बनाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन वहां पे डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फिर से इस केस में भी सेंटर पे कितना होगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में भी सेंटर पे कितना होगा? जीरो। इस केस में भी सेंटर पे कितना होगा? जीरो। यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग करंट दोनों दिख रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट है ना, एक ऊपर तो एक यहाँ से नीचे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? नेट जीरो, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में आप देख सकते हैं डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो नहीं होगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब हम देखते हैं 23, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। The correct plot of the magnitude of magnetic field B versus distance R from center of the wire if the radius of the wire is R। तो बड़ा सिंपल, आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वायर है ना, ये इसका रेडियस R है, तो अगर मैं यहां से, ये सेंटर है, यहां तक की बात करूं, स्मॉल आर ये हो गया, यहां बात करूं तो ये भी स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, यहां पहुंच जाऊंगा तो कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। और एक आर हमारे पास बाहर का भी हो सकता है, सेंटर से, है ना, कोई पॉइंट बाहर में, तो उसके लिए ये आपका स्मॉल आर वहां पे ये बन जाना है। तो अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। क्या क्या है? तो एक हमारे पास है बी का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर, और बाहर में हमारा r होता है। कब होता है?
जब ये जो पॉइंट है हमारा वो इनसाइड का पॉइंट है, यानी कि जब आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है, तो इस समय हमारे पास बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आर के। दिख रहा है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे करंट क्या होता है, फॉर अ गिवन करंट आई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। कब, जब ये पॉइंट अंदर का हो। लेकिन अगर पॉइंट बाहर का हो तब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये कब होता है, जब आर बड़ा हो आर से, और ये कब होगा, जब हम बाहर लेंगे, जब हम गोले से बाहर चले जाएंगे। तो इस केस में फिर से बी को है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी आर के बढ़ने से बी घटेगा। इस केस में आर के बढ़ने से जैसे जैसे आर बढ़ेगा बी बढ़ता चला जाएगा, कहां तक, यहां तक, लेकिन फिर बाहर जाएंगे तो आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो चलिए हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये हमारा हो गया स्मॉल आर और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर में देखिए यहां तक जब मैं पहुंच जाऊंगा, कहां पे, ये मैं पहुंच गया ये कैपिटल आर पे, तो यहां तक तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ता चला जाएगा। आर बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है ना, इनसाइड में। लेकिन आउटसाइड में अब क्या होगा, आर के बढ़ने से बी घटेगा, तो आर देखिए बढ़ेगा, लेकिन इसका क्या होगा, ये घटते चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ गया है ना, आर के बढ़ने से बी घटेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और ये ग्राफ हमें कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, फॉर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब तक, जब तक कि वो सरफेस पे ना पहुंच जाए, और फिर उसके बाद बाहर के लिए वो जैसे जैसे आर बढ़ता है बी घटता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये था हमारा 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24? अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, टॉर्क किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको पता है कि जब मैं बात करूं 24 की बात कर रहा हूं, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जब हम लूप को रखते हैं, तो वो होता है NIAB sin थीटा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, आंसर है यस, वैल्यू ऑफ करंट यस, मैग्नेटिक फील्ड यस, तीनों पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, आंसर यहाँ है ही नहीं, तो आंसर है नॉन ऑफ दीज। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अब देखते हैं 25। 25 क्या है, 25 है नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज, यहां पे चेंज लिख दिया, चार्ज फायर्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को फायर करते हैं तो वहां पे जो फोर्स काम करता है वो होता है F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, आपको पता है ना। और यहाँ पे V और B के बीच का एंगल ये थीटा होता है। बोल रहा है कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट कब नहीं करेगा, तो आंसर है कि जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन ढूंढते हैं कि कहां पे साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पाई पे साइन पाई आंसर 0 होता है, 3π/4 0 नहीं होता है, साइन π/2 1 होता है, π/4 1/√2 होता है, लेकिन पाई पे 0 होता है। तो करेक्ट आंसर है पाई, क्योंकि अगर पाई हम यहाँ पे लिखते हैं साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट 0, तो F 0। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 25 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 26 क्या है। 26 When a magnetic compass needle is carried nearby to a straight wire carrying current, then क्या क्या होता है जब आप एक मैग्नेटिक कंपास निडल को लेके आते हैं किसके, एक वायर के नजदीक जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट बह रहा है, तो क्या होता है। तो आंसर ये हमने ऑलरेडी 10th क्लास में ही पढ़ा था कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, क्रिश्चियन ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर जाता है ना। तो पहला द स्ट्रेट वायर कॉज अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन, आंसर है यस। द अलाइनमेंट ऑफ द निडल इज टेंजेंशियली टू, हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि जब हम उसका जो मैग्नेटिक कंपास का निडल है वो जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो टेंजेंशियल बनता है, तो वो टेंजेंशियली ही वो अलाइनमेंट उसका हो जाता है। तो कुल मिला के 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। तो क्या 1 इज करेक्ट, नहीं 1 और 2 दोनों करेक्ट होना चाहिए। 2 इज करेक्ट ना, 1 एंड 2 आर करेक्ट, आंसर यस। इसमें नाइदर 1 और 2, तो ये तो खैर बात ही नहीं, तो 1 एंड 2 बोथ करेक्ट है। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, F=QVB sin थीटा की बात हो रही है। मैग्नेटिक फोर्सेस ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एक्शन इज इक्वल्स टू अपोजिट रिएक्शन, और वो वाला एक्शन रिएक्शन बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होता है, यानी कि फटाफट होता है। जैसे एक्शन काम करता है वैसे रिएक्शन काम करता है। क्या मैग्नेटिक फोर्स के साथ भी ऐसा है? आंसर नहीं, मैग्नेटिक फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। एक्शन और रिएक्शन जो होता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉट ओबे की बात आती है। तो कुल मिला के हम जो बात कर रहे हैं नॉट ओबे की बात कर रहे हैं, तो ओबे वाला सारा ऑप्शन आपको खत्म कर देना है। तो ओबे का ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ओबे, थर्ड ओबे, फोर्थ ओबे, सेकंड टू नॉट ओबे। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 27 का बी। तो 27 का जो बी आंसर है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं 28 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28, two alpha particles have the ratio of their velocities as 3:2 on entering the magnetic field. If they move in different circular paths, then the ratio of the radii of their path. दोनों अलग अलग सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, दोनों पाथ का मुझे रेडियाई बताना है। तो चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है और दोनों सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आती है, और चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो मैग्नेटिक फोर्स की बात आती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको पता है, उसका कोई ना कोई रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि बी क्यू वी जो है वो mv² अपॉन आर के बराबर होगी। तो v और v कट जाएगा, तो r कितना आ जाएगा? mv अपॉन बी क्यू। करेक्ट है, mv अपॉन बी क्यू। तो मेरे से यहाँ पे पूछा गया है have the ratio of their velocities, वेलोसिटीज का जो रेशियो है ना। तो यहाँ पे आप बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं कि मास यहाँ पे कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टू अल्फा पार्टिकल, दोनों अल्फा पार्टिकल है तो m कांस्टेंट। ठीक है, एंट्री ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट है, अल्फा है, यानी कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूंगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट v आ जाएगा। तो r1 कितना हो जाएगा? kv1, और r2 कितना हो जाएगा? kv2। तो r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा? kv1 अपॉन kv2, k कैंसिल, यानी कि v1 अपॉन v2। तो जो वेलोसिटी का रेशियो था वही रेशियो रेडियाई का भी आ गया है। तो वेलोसिटी का क्या रेशियो था? तो आंसर है 3:2। तो रेडियाई का रेशियो भी वही होगा 3:2, यानी करेक्ट आंसर बी है। तो 28 का करेक्ट आंसर है आपका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप? आंसर इज यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप ही बनाते हैं। तो कई लोग पूछेंगे हमसे क्यों बनाते हैं क्लोज लूप? तो आंसर है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक सिंपल वायर आप लेके देखिए, एक वायर को ही आप एक कॉइल के फॉर्म में डाल दीजिए या फिर सर्कुलर फॉर्म में, अगर मैं वायर को रखूं और करंट फ्लो करा दूं, तो एक आप इस साइड से देखिए तो आपको लगेगा क्लॉकवाइज जा रहा है, और अपोजिट जाके देखिएगा तो लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है ना। इस साइड से क्लॉकवाइज, लेकिन उधर साइड से क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा पोल हो जाता है? साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दोनों पोल हो जाएंगे, साउथ पोल भी और नॉर्थ पोल भी। तो नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल जाएगा, साउथ पोल से फिर अंदर किधर? नॉर्थ की तरफ। तो कुल मिला के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, इस कारण से हमेशा यहाँ पे क्लोज लूप ही बनता है। तो 29 का आंसर है यस, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, The induced EMF L di by dt is analogous to, बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस, वहां पे L किसका रोल प्ले करता है? इनर्शिया का। इनर्शिया मतलब मास, है ना। तो इनर्शिया का मतलब मास होता है, तो यहाँ पे L जो है वो मास का रोल प्ले कर रहा है। di by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वहां पे होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जाता था ना, वो मूव करता था, यहाँ पे करंट जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात हो रही है इस केस में, है ना। फिर से देखिए L di by dt, इंडक्टेंस जो है वो इनर्शिया का रोल प्ले करता है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, करंट भी फ्लो करता है, और जब हम जाते हैं तो वहां वेलोसिटी की बात होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है, और एल जो है वो इनर्शिया का,
तो कुल मिला के यहाँ ma की बात आती है, यानी ये जो है एनालॉगस किसके है, फोर्स की, क्योंकि फोर्स F = ma होता है। तो करेक्ट आंसर है फोर्स, यानी 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 31 की बात करते हैं। With a decrease of current in the primary coil from 2 ampere to 0, value in 0.01 second, the EMF generated in the secondary coil is 1000 volt. The mutual inductance of the two coil is, है ना। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्यों यहाँ पे कह रहा है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें हमारा जो करंट है वो 2 एम्पियर से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। कितने सेकंड में, 0.01 सेकंड में। तो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो है 1000 वोल्ट का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला ईएमएफ के लिए इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चलिए पहले मैं इसको रब कर लूं। तो क्या है हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ई का फॉर्मूला हमारे पास होता है -m di/dt। यहाँ पे ई कितना दे दिया है, 1000 वोल्ट, है ना, -m है। तो अब देखिए यहाँ तो करंट ऑलरेडी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है 2 से 0। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज करना, और डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस अब हटा देता हूँ, सिर्फ m लिखता हूँ, di को मैं लिख रहा हूँ 2 - 0, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसीलिए नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव तो इसके लिए आता है, तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। dt कितना है, तो dt हमारे पास है 0.01 सेकंड, 0.01। तो ये हो जाएगा 1000 = 2 तो 2m अपॉन ये कितना है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 100, है ना। ये खत्म 1 है, तो अब 1 को नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 0 0 0 कैंसिल, और 2 से 5 बार में कैंसिल, यानी m आपका कितना आ गया, 5h। तो 5h ऑप्शन में है क्या, आंसर यस 5.0h। चलिए 5.0h कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 31 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। 32 क्या है, a coil is placed in a magnetic field directed downward and increasing from 0 to 18 Tesla in 0.1 second. Area of the coil is 2 meter square and resistance 5 ohm. Induced current will be, हमसे induced current पूछा है। तो इंड्यूस करंट हम कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेते हैं, और इंड्यूस ईएमएफ निकालने के बाद हम इंड्यूस करंट निकाल लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है ना। तो ई हमारे पास ऑप्शन है d∅/dt। फाई क्या होता है, फाई तो बी ए होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 होगा तो बी ए हो जाता है। तो ई कितना हो जाएगा बताइए, ई हो जाएगा, ये आपका जो एरिया है यहाँ पे जो है क्या लिखता है, कॉइल। तो एरिया हमारे लिए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो dB/dt एरिया हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो E कितना निकल जाएगा बताइए फटाफट, तो E निकल जाएगा यहाँ आपका E = एरिया कितना है, तो आंसर है एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर। dB की बात कर रहे हैं, 0 to 18 हो रहा है, कितना हो रहा है, 0 to 18, यानी 18 का चेंज आ रहा है। तो इसको मैं कर देता हूं 18 - 0 18 अपॉन ये हो गया a dB/dt। ई की बात हो रही है, ई कितना निकल जाएगा, तो ई निकल गया। अच्छा टाइम की बात हो रही है, टाइम कितना यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम है यहाँ पे 0.1 सेकंड, तो यहाँ मैं कर दूं 0.1 सेकंड। फिर से देखिए ई हमें निकालना है, एरिया कितना है 2 dB/dt। dB कितना चेंज आ रहा है, पहले 0 था फिर 18 हो गया, तो 18 का चेंज आ गया। तो dB कितना हो गया 18, टाइम कितना थी 0.1, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 360। ईएमएफ निकल गया, लेकिन हमें तो ईएमएफ नहीं चाहिए, हमें करंट चाहिए। तो करंट क्या होता है, E/R। R कितना है भाई, तो R यहाँ पे है हमारा 5 ओम, तो ये V/5 ओम कितना आ जाएगा 72, है ना, 72 एम्पियर। तो आई तो 72 एम्पियर आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है 72 एम्पियर क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू लेजेस लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेजेस लॉ वो उसको अपोज करेगा, तो वो डाउनवर्ड है तो वो किधर लगाएगा, अपवर्ड। और अपवर्ड अगर ये लगेगा तो ये डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। फिर से समझिए कि अगर मेरे पास कॉइल है ना, और इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं जिसमें मैग्नेटिक डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, यानी डाउनवर्ड की बात हो रही है, यानी कि अंदर की तरफ। तो अंदर के लिए हम क्रॉस करते हैं, है ना, अंदर के लिए क्या करते हैं,
इसको हम क्रॉस में करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंजेस में ये क्या करेगा, अपोज करेगा, तो ये किधर बनाएगा, अपवर्ड, यानी कि डॉट। और अगर डॉट की बात करें इधर, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये बाहर निकल रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 72 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा आंसर है, तो आंसर है सी। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, है ना। अब आते हैं 33 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। ये लूप को हमने रखा कहाँ है, तो आंसर इसको हमने रखा है एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये करंट कैरिंग है, चलिए करंट जा रहा है। अब देखिए अगर करंट ये जा रहा है तो आंसर है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए करंट जा रहा है ऐसे, है ना, ये करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ, तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो एक्स वाई प्लेन में जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, फिर से आप देखिए ये ऐसे है, ये अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड, है ना, तो ये आउटवर्ड ऐसे गया और फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर, यानी कुल मिला के ये देखिए इस तरह से होगा, है ना, ये बाहर फिर ये अंदर। यहाँ पे भी क्या होगा, ये बाहर निकला और ये फिर अंदर चला गया, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, यानी अंदर जितना उतना ही बाहर है, तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 0। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेंजेस लॉ की बात हो रही है, तो लेंजेस लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो होता है सर्किट से, जब तक वो चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो, करेक्ट है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक हो रहा है, जब तक वो चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरी बात है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता रहेगा, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। आंसर यस, ये भी बात सही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज ही नहीं होगा तो फिर इंड्यूस कैसे होगा ईएमएफ। तीसरा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेंजेस लॉ से, ये भी करेक्ट है। चौथा है लेंजेस लॉ इज द कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं, ये तो हमने पढ़ा है, मैंने इसका एक अलग से लेंजेस लॉ में वीडियो भी बनाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं कि लेंजेस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जितना मैकेनिकल एनर्जी हम करते हैं उतना ही हमें कन्वर्ट हो जाता है वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो करेक्ट आंसर है डी, 34 का डी, ये सही नहीं है, तो ये करेक्ट है। 35 the self inductance L of a solenoid L, the self inductance L of a solenoid of length L and the area of cross section A with a fixed number of turns N increases as। बोल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस L इंक्रीज होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है L is equals to म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन I। ये फॉर्मूला हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का है। तो ये कब बढ़ेगा, आंसर है जब A बढ़ेगा I घटेगा। तो I डिक्रीज होना चाहिए, A इंक्रीज होना चाहिए। तो A इंक्रीज और I डिक्रीज कहाँ है भाई, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, I डिक्रीजेज एंड A इंक्रीजेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर। फिर से देखिए, ये A के बढ़ने से ये ऊपर है, ये बढ़ेगा, लेकिन इसके घटने से ये बढ़ेगा। तो A बढ़ना चाहिए, I घटना चाहिए, तब आपका L क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।